व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व, ये चैप्टर 6 IC 38 IC 34 लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए सिलेबस का एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को, और जो इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे साथ बने रहे और प्रैक्टिस करें। यदि आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे तो उनको देखना ना भूलें। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से पेपर बनाए हुए आप उनको वीडियोज़ को देख सकते हो। वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? बहुविधि स्रोतों से निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश नहीं, विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश। देखो, विभिन्न आस्तियों विभिन्न जगहों पर यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि एक ही जगह, दूसरा आप ऑप्शन देखें, निवेश के बीच के अंतर को कम करना, समय के अंतर को, कोई जरूरी नहीं, सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश करना। सुरक्षित की कोई परिभाषा नहीं है कि यही सुरक्षित है, इसलिए इसका आंसर है विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश करना। अलग अलग आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा जिससे कि आपका जोखिम कम हो। HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? प्रोफेसर हूनर। ये फैक्चुअल है, आपको रटना है। किसने अवधारणा की? प्रोफेसर हूनर। क्वेश्चन कई बार यूँ कहते हो पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का घटक नहीं है? इंश्योरेंस का एलिमेंट्स कौन सा नहीं है? देखो, संपत्ति, बिल्कुल इसका इंश्योरेंस हो सकता है। जोखिम, रिस्क इंश्योरेंस में ही होता है। पारस्परिकता का सिद्धांत, बिल्कुल। एटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत इंश्योरेंस में है। लेकिन अनुदान क्या होता है? दान करना, चैरिटी, ये इंश्योरेंस का घटक नहीं है। तो ये अनुदान, इंग्लिश वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि शुद्ध हिंदी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन कर दे, लेकिन आपका मीडियम हिंदी है तो बिल्कुल आपको अनुदान ही पता रहना चाहिए। चैरिटी इंश्योरेंस का एलिमेंट्स नहीं है, घटक नहीं है। इसका कोई भी कंपाउंड नहीं है, कंपोजिशन नहीं है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किस में बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता? देखो, इसमें कितनी इंश्योरेंस है? एक है मियादी बीमा योजना जिसको एंडोमेंट बोलते हैं, मियादी जिसको टर्म प्लान बोलते हैं। दूसरा एंडोमेंट योजना, होल लाइफ योजना, आजीवन योजना, मनी बैक योजना। ये ऐसी पॉलिसी है सभी तीनों जिनमें आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी और इंश्योरेंस भी होगा। लेकिन मियादी बीमा योजना, टर्म इंश्योरेंस, जिसमें ओनली आपका इंश्योरेंस होगा, तो इसमें बचत का काम बहुत कम होगा। बचत तो नहीं होगी लेकिन इंश्योरेंस आपका मैक्सिमम होगा। इसमें कोई मैच्योरिटी भी नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो कई तरह से पूछते हैं। ये आपका पॉलिसियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस तरह के आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए इन चारों पॉलिसियों के बारे में जान लो तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे क्लियर कर दोगे। ये है टर्म इंश्योरेंस। इसमें पूछते हैं सबसे सस्ती पॉलिसी कौन सी होती है? टर्म इंश्योरेंस। सबसे कम प्रीमियम किसका होता है? टर्म इंश्योरेंस। या बहुत कम प्रीमियम होता है या बचत बहुत कम जिसमें करनी होती है? टर्म इंश्योरेंस। अब आ जाते हैं एंडोमेंट में इकट्ठी मैच्योरिटी मिल जाती है। आजीवन योजना, जिसमें होल लाइफ, जिंदगी भर का इंश्योरेंस रहता है, साथ में मैच्योरिटी भी होती है होल लाइफ में। मनी बैक, कई बार इसको क्वेश्चन पूछते, ऐसी कौन सी योजना है जिसमें एक समय अंतराल के बाद में कुछ समय शॉर्ट का कुछ % आपको मिलता है? उसको बोलते हैं मनी बैक योजना। 5%, 10%, हर 5 साल, 3 साल, 10 साल, कितने भी टर्म अंतराल के बाद में आपसे मनी बैक आपको मिलता है, उसको मनी बैक कहते हैं। मैं सोचता हूँ आपको पॉलिसियों से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट है। बार बार देखो, आप इसको पॉज करके समझो, लेकिन समझना ज़रूरी है। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स कीजिए। और हाँ, एग्ज़ाम पास होने के बाद में पॉलिसियों की जानकारी भी इसी चैनल से लीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आए हो तो बेल आइकन भी दबाना है, प्ले लिस्ट में जाना है और आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में आपको सर्च मारना है IC 38,
तो IC38 से रिलेटेड सब वीडियो आ जाएगी, तो आप इकट्ठी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में नए एजेंट हो तो आपको फॉर न्यू एजेंट एंड कस्टमर, नए एजेंटों के लिए कौन कौन सी वीडियो बहुत ज़रूरी है जानना, उनके अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो जैसे ही एग्ज़ाम पास करो इन पॉलिसियों के बारे में जानकारी ज़रूरी लो, और उसके बाद भी उससे पहले भी ले सकते हो। LIC की कॉम्बिनेशन, सिंगल प्रीमियम, सबकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? रिस्क के तहत किसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? बहुत कम आयु में मर जाना, बहुत शीघ्र मर जाना, प्राकृतिक टूट फूट, विकलांगता सहित जीवित रहना। देखो, जोखिम के तहत प्राकृतिक टूट फूट, इसको आप इंश्योरेंस के अंदर नहीं वर्गीकृत कर सकते। दूसरा, एक अलग थोड़ा सा जाके मैं बता देता हूँ, जो भी जितनी भी प्राकृतिक आपदा होती है उनमें आपका इंश्योरेंस नहीं होता है कंपनी की ओर से, जैसे भूकंप, बाढ़, ये बात अलग है। कुछ कंपनियां आपको इंश्योरेंस फिर भी देती है, जैसे LIC। अनुबंध के तहत आप उसमें इंश्योरेबल नहीं होते हो, लेकिन LIC फिर भी आपको इंश्योरेंस का रिस्क कवर देती है और क्लेम आपको मिलता है। तो प्राकृतिक टूट फूट इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, जीवन बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियाँ आश्वासन संबंधी अनुबंध होती है। नहीं, जीवन पॉलिसियाँ आश्वासन संबंधी अनुबंध होती है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति संबंध अनुबंध है। देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन संबंधी अनुबंध होता है, एक जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन होता है कि आपको ये मिलेगा, जबकि साधारण बीमा पॉलिसी जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एक क्षतिपूर्ति करती है, जितने का आपका इंश्योरेंस है उतने की आपका इंश्योरेंस करती है, उस बीच का एक अनुबंध है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा, साधारण बीमा के मामले में जिस जोखिम घटना को सुरक्षा प्रदान की जाती है वह निश्चित रूप से घटती है। नहीं, इंश्योरेंस में घटना, कोई भी रिस्क होना नहीं होना कोई निश्चित नहीं है। साधारण बीमा के मामले में जोखिम घटने की निश्चितता समय साथ बढ़ती जाती है। नहीं, कभी भी इंश्योरेंस का घटना बढ़ना या जोखिम का, रिस्क का घटना बढ़ना कोई फिक्स नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों से कम प्रीमियम प्रभारित किया जाता है? क्यों? देखिए, कौन सा विकल्प इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्ति, जो ओल्ड एज के व्यक्ति है, उनकी तुलना में जो युवा लोग हैं उनसे कम प्रीमियम लेते हैं। क्यों? मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है। देखो, जब ज़्यादा एज का व्यक्ति पॉलिसी लेगा, सपोज करो, इसको एग्जाम्पल को समझो, रमेश है और रमेश के पापा है। रमेश की एज 25 साल है और रमेश के पापा की एज 50 साल है। क्लियर? और रमेश का पापा पॉलिसी लेगा 20 साल की, तो 70 साल तक इंश्योरेंस है। तो रमेश के पापा की ज़्यादा संभावना है 20 साल के अंदर अंदर डेथ होने की। ये बात क्लियर हुई आपको? दूसरा, रमेश पॉलिसी लेता है 20 साल की, तो रमेश की मरने की संभावना कम है अगले 20 साल में, जबकि पापा की संभावना ज़्यादा है मरने की, इसलिए उसके पापा के प्रीमियम ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर समझने की बात है, मृत्यु दर आयु से जुड़ जाती है। जितनी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मृत्यु की संभावना बढ़ती जाएगी, इसलिए ज़्यादा एज पर प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझ में आना चाहिए, रटने का नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ के जाता है। कई बार कस्टमर, आप एजेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन तो अलग आए थे, आपने पढ़ाए थे, उससे कुछ भी नहीं आया, जबकि क्वेश्चन यही थे, बस उसको घुमा फिरा के पूछा गया था। तो इस बात का ध्यान रखें। निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता का निर्णय लेने में मदद करती है? कौन सी विधि जिसमें व्यक्ति को कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए उसमें आपको निर्णय लेती है, मूल्यांकन करती है? आर्थिक मूल्य नहीं, जीवन म्यादी प्रस्ताव नहीं, मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन वैल्यू। देखो, कई बार हिंदी में पूछ सकता है, हिंदी में, वो इंग्लिश में क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये इसका आंसर है। आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है, उस आधार पे
आपका बीमे की आवश्यकता और बीमे की ज़रूरत को मूल्यांकन किया जाता है कि अब कोई एक्स व्यक्ति रमेश है, रमेश कहता है मुझे एक पॉलिसी की ज़रूरत है। सामने एक बहुत एजुकेटेड एडवाइज़र है यहाँ पर, वो बैठा हुआ है और वो उसको समझा रहा है रमेश को कि सर आप करते क्या हो। वो यहाँ पर ये बोलता है मेरी 30 साल की एज है और मेरी 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखी जाती है, 50,000 रुपये की पर मंथ की इनकम है इसकी और अगले 30 साल की एज है, लगभग 70 साल तक जिएगा। अगले 70 साल तक उसको कितनी इनकम चाहिए और 70 साल के बाद कितनी पेंशन चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी है। 30 साल से लेके 60 की एज तक अगले 30 साल में कितना पैसा कमाएगा और 50,000 से 10% की ग्रोथ से भी इसकी सैलरी बढ़ी तो कितनी सैलरी बढ़ेगी। ये सब मानव जीवन मूल्य के अंदर अंदर आपको कैलकुलेट किए जाते हैं, ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने का इंश्योरेंस देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा अनुबंध द्वारा दिए जाने वाला लाभ है? प्रतिफल मुद्रास्फीति के कारण धीरे धीरे से घटने के प्रभाव के अधीन नहीं। देखो, नकदी बीमा मूल्य अनुबंध द्वारा दिए जाते हैं। कौन सा विकल्प? प्रारंभिक वर्षों में कम एकत्रित राशि, कम प्रतिफल नहीं, सुरक्षित निवेश। नकदी मूल्य बीमा अनुबंध दिए जाने वाला लाभ क्या है? सुरक्षित निवेश, सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए। निम्नलिखित कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा संविदा द्वारा दिए जाने वाला लाभ नहीं है? कम प्रतिफल। देखो यहाँ पे समझिए, नकदी मूल्य बीमा अनुबंध द्वारा दिए जाने वाला लाभ है सुरक्षित निवेश, और जिसमें नहीं दिए जाने वाला लाभ है कम प्रतिफल, जिसमें कम आपको रिजल्ट मिले या कम आपको पैसा मिले, क्योंकि उसने नकदी लिक्विडिटी मूल्य इंश्योरेंस इसमें दिया गया है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो रहे, नहीं तो कम प्रतिफल, यस तो आपका सुरक्षित निवेश। निम्नलिखित में किस विकल्प को संपत्ति नहीं कहा जा सकता? कार आपकी संपत्ति है, मानव जीवन बिल्कुल आपका ह्यूमन वैल्यू होती है इसकी, घर वो भी संपत्ति है, बाइयों की कोई नहीं, ये आपकी संपत्ति के रूप में नहीं काउंट की जाती है। समझता हूँ आपको ये चैप्टर भी पसंद आया होगा और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी बहुत चैप्टर हैं, आपको रोज़ रोज़ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में 2 या 3 चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए और सुनिए, और चाहो तो आपके पास कम टाइम है तो एक ही बार में सबको, लेकिन पास ज़रूर होगा, ये मेरा दावा है।